हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज के दिन बाज़ार शाम के टाइम 1 घंटे के लिए ओपन होने वाला है, जिसको हम मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन के लिए हम 3 स्टॉक्स स्टडी करने वाले हैं। ये मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि ये स्टॉक्स मैं सिर्फ स्टडी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये तीनों ही कंपनीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, और मैंने ऐसी कंपनीज़ चुनी है जो लार्ज कैप कंपनीज़ हूँ एंड अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। तो ताकि थोड़ा जो है अच्छे ट्रेडिंग के मुहूर्त पे, ट्रेडिंग मुहूर्त है आज, तो उस पर हम अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही लें या स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आपकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है कि वो किस तरह के स्टॉक्स को बाय करना चाहता है या सेल या होल्ड करना चाहता है। क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी स्टॉक्स में ये स्टडी पर्पस के लिए अभी बताने जा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ही उनको खरीदेंगे तो बाद में वो अगले दिन वो महंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ स्पेशल डिस्काउंट मुहूर्त ट्रेडिंग में नहीं होता है। सब आपको एक्चुअल प्राइस पे ही मिलता है। जो एक्चुअल प्राइस कंपनी का ऑलरेडी चल रहा होता है, उसी प्राइस पे आपको बाय या सेल करना या होल्ड करना होता है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग है तो पता नहीं क्या कितना डिस्काउंट मिल रहा होगा या ऐसा कुछ स्पेशल मिल रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चक्कर में भी कई लोग कई गलत स्टॉक्स में फंस जाते हैं और बाद में उनको इस चीज़ का रिग्रेट होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे ही होने वाला है। बस ये है कि 1 घंटे के लिए है। ये हमारी कई सालों से प्रथा चली आ रही है, तो उसी प्रथा को आगे निभाया जा रहा है, आगे से आगे। तो आइए चलिए 3 स्टॉक्स को हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने अपने इस दिवाली के लिए चुना है वो है SRF लिमिटेड। आप देख ही सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार केमिकल कंपनी है। अगर पिछले दिन का तो चार्ट पैटर्न नहीं है, 5 दिन में 1%, 1 महीने में 9-10% क्रैश, 6 महीने में 16% के आसपास, 1 साल के रिटर्न देखें तो मात्र 2% के हैं। 5 साल में आप देखें तो लगभग जो है रिटर्न जो इसने बनाए हैं वो 2 साल के बनाए हैं। और जब आप देख ही सकते हैं यहाँ से लगभग अक्टूबर 2021 से सेम कंसोलिडेशन फेज में, यानी कि 22, 23, 24, 3 साल हो चुके हैं और कंपनी लगातार एक ही रेंज में घूम रही है। इसके बहुत सारे कारण भी थे कि कोविड के टाइम पे इन कंपनीज़ ने भी फार्मा कंपनीज़ के तरह बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस किया था। उसके बाद चाइना की एंटी डंपिंग पॉलिसी लागू हो गई और चाइना की केमिकल कंपनीज ने मार्केट में सस्ते दाम में अपने केमिकल्स को बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से इन कंपनीज़ के मार्जिन पे भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो आइए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको। 2021 से ये देखिए 382, 506, 606, 608, फिर देखिए सीधा डाउन 481, 511, 562, 359, 301, 253। यहाँ पे तो चाइना ने ये लगा लीजिए इतनी ज़्यादा हद मचा दी थी कि इन कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लग गया था। आप देख ही सकते हैं कि जो मार्जिन एक टाइम पे 24, 26, 26 के होते थे वो एकदम से 21 पे आए, फिर 24 पे, 25 पे, फिर 21 पे, फिर 20 पे, फिर 19 पे, फिर 19 पे, फिर 17, फिर 16। तो ये मार्जिन कम हुए हैं सिर्फ चाइना की कंपनीज़ की वजह से, क्योंकि उनकी केमिकल कंपनीज़ ने मार्केट में सस्ते दाम पे केमिकल्स को डालना बेचना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, हमारी भारतीय कंपनीज़ को भी फिर उनके प्राइस के हिसाब से अपने प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो महंगे पे बेचेंगे तो आपसे कोई लेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है सारी। तो क्योंकि ये ऐसा मोनोपोली वाला बिजनेस तो होता नहीं है कि हाँ आप अपनी प्राइसिंग पावर रख सकते हैं। इसमें केमिकल सेक्टर्स को भी एक तरह से सिक्लिकल सेक्टर्स माना जाता है। हाँ, पूरी तरह से ही नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको सिक्लिकल सेक्टर मानता हूँ, लगभग थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। कई केमिकल्स ऐसे हैं जो सिक्लिकल में नहीं आते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि जो प्रॉफिट एक टाइम पे 608 था, यहाँ पे पीक बना था जून 2022 में, उसके बाद से 608 का प्रॉफिट अभी तक कंपनी के पास आया ही नहीं है क्वार्टरली बेसिस पे। वहीं आप ईयरली भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख ही लेते हैं। 1198, 1889, 2000, 1300, यहाँ पे सीधा डाउन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट रहा था। लेकिन हाँ,
अगर आप हाल फिलहाल के केमिकल्स कंपनी के नंबर्स पढ़ेंगे तो सबके मैनेजमेंट ने ये कमेंट्रीज देना उन्होंने शुरू कर दिया है कि सेकंड हाफ का मतलब होता है कि पहले जो 6 महीने हमारे गुजर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर को हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर को हम सेकंड हाफ बोलते हैं। तो सेकंड हाफ में इन केमिकल कंपनीज की ज़्यादातर कमेंट्रीज यही आ रही हैं कि अब उनके मार्जिन सुधर सकते हैं और उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब चाइनीज़ कंपनी जो एंटी डंपिंग पॉलिसी उन्होंने लागू करके रखी थी, अब कहीं ना कहीं उसमें कमतरता आएगी और आना शुरू भी हो चुके हैं उनके नंबर्स में। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटल्स कैसे रखती है। प्रमोटर्स आप देख ही रहे हैं, 50% है, एफ के पास 18% है, डी के पास 17% है, एंड पब्लिक के पास 13% है, यानी कि वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप भी देख लीजिए, 66,000 करोड़ की कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लार्ज कैप कंपनी की तरफ ही ज़्यादा रुख करूँगा। तो 66,000 करोड़ की कंपनी को लार्ज कैप तो नहीं, लेकिन हाँ लार्ज प्लस मिड कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए बनाती है, केमिकल पैकेजिंग फिल्म्स, एल्युमिनियम फॉइल्स एंड अदर पॉलीमर्स के लिए काम करती है। स्टॉक पी 58 का है, ROC 12 का है, इंडस्ट्री पी 37 का है। तो इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी ऊपर ही है। उसके बाद रिजर्व्स वगैरह भी इसके देख लेते हैं, अगर डेट वगैरह क्या है। रिजर्व्स देख सकते हैं, ग्रोइंग मैनर में ही है, 4,000, 4,800, 8,200, 10,000, 11,000, 11,700, यानी कि कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट कर रही है, लेकिन इसीलिए कंपनी गिरी नहीं। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की मुझे ये लगती है कि कंसोलिडेट कर रही है एक ही जगह पे। ऐसा नहीं है कि बिखर गई कंपनी, एकदम क्रैश हो गई। सेम चार्ट पैटर्न पे, हाँ रिटर्न्स कोई नहीं, बोरिंग भी देख रहे हैं लेकिन आप बढ़ रही है। और केमिकल्स कंपनी में भी बोरिंग रहती है, कर्जा रहता ही रहता है, क्योंकि इनको भी नए नए इनोवेशंस वगैरह करते रहना पड़ता है अगर उनको इंडस्ट्री में मार्केट लीडर पोजीशन पे रहना है। तो आइए इसके प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी मार्केट लीडरशिप है। केमिकल्स फॉर एयर कंडीशनर मार्केट शेयर है इसका 50% है इसके पास एज ऑफ मार्च 18 तक। लैमिनेटेड फैब्रिक्स मार्केट शेयर 50%, नायलॉन टायर कोड मार्केट शेयर 40%। सितंबर 2021 का डेटा ये आप देख सकते हैं, ये 18 का डेटा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज में आप देख सकते हैं, केमिकल्स एंड पॉलीमर्स में 42%, पैकेजिंग फिल्म से 38%, टेक्निकल टेक्सटाइल से 15%। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं, नायलॉन टायर एंड फैब्रिक पॉलीमर से 87% का बिजनेस, सिंथेटिक फिल्मेटिक यार्न इंक्लूडिंग वगैरह से 10% का, यानी कि ये बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इनका बिजनेस रहता है। इंडिया से 45%, अदर्स US, तो वेल बैलेंस्ड ही है, हर जगह से ही बिजनेस करते हैं। फ्लोरो स्पेशल केमिकल्स, ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर में भी इनडायरेक्टली काम करती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। जो आपने नॉन स्टिकी पैन देखा होगा, जो हमारे पैन होते हैं वो नीचे से जलते नहीं हैं, क्योंकि उसके नीचे कोटिंग होती है फ्लोरोकेमिकल की, जिसकी वजह से वो जलता नहीं है। तो वही चीज़ हमें आगे सेमीकंडक्टर्स में भी काम आएगी, क्योंकि जब वो हीट होएगा तो हीट से उनमें आग ना लग जाए, तो उस जगह पे ये केमिकल भी यूज़ होने वाला है इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है SRF लिमिटेड। 2240 रुपये के आसपास का स्टॉक प्राइस चल रहा है इस वक्त। तो ये एक अच्छी कंपनी है, इस कंपनी को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी रहेगी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विस। इसके लिए मैंने हाल फिलहाल में अभी जब इनके नंबर्स आए थे तब भी इसको कवर किया था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है 17 से 18% का डाउनफॉल ही है कंपनी में, अभी तक वेल्थ जनरेट करके नहीं दी है। लेकिन हाँ, इसका एक सबसे बड़ा कारण मेरे को जो लगता है वो ये है कि कंपनी का जो IPO है वो आया था 500 रुपये के अराउंड, और लिस्टिंग उसकी सीधा 1,000 रुपये से ऊपर हो गई। तो जिन लोगों का जो IPO लगा वो तो ऑलरेडी उनका पैसा डबल हो गया था। तो ऐसा देखिए, कंपनी का जो शेयर है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में जो है उसके प्रॉफिट को ही फॉलो करता है, कि जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता रहता है उसी हिसाब से कंपनी का चार्ट पैटर्न भी ग्रो होता रहता है। लेकिन आप सोचें कि प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा और चार्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, इस कंपनी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो मुझे लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजी, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा के अंदर ही इतनी सारी कंपनी से इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। JLR हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फिर उसके बाद अब तो एयर इंडिया से भी इन्होंने हाल फिलहाल में करार किया है, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह यही डिज़ाइन करने वाले हैं।
उनकी जितनी भी सर्विसेज वगैरह होंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उनका काम भी यही करने वाले हैं। तो इनका घर का ही इतना ज़्यादा बिजनेस है कि इस कंपनी को तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और हाँ, दूसरी बात ये, इनके सीईओ ने हाल में ये भी कहा था कि हम टाटा ग्रुप के अलावा जो हमारा इंटरनल बिजनेस है हम वो तो करेंगे ही, लेकिन अब हम बाहर भी कदम रखने जा रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने BMW के साथ करार भी, जॉइंट वेंचर भी किया था। वो जॉइंट वेंचर भी अब काम करना शुरू हो चुका है। तो वहाँ से, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टाटा ग्रुप के बाहर से भी इन्होंने अब बिजनेस लाना शुरू कर दिया है। कई सारे कंपनीज के साथ इन्होंने करार करना शुरू कर दिया है। और ऊपर से शेयर प्राइस इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि IPO आते ही शेयर प्राइस ऑलरेडी डबल हो चुका था। तो यहाँ से आप सोच रहे हैं कि IPO आते ही वो डबल पे लिस्ट हो गया, उसके बाद फिर से और डबल बाहर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप कंपनी के नंबर्स भी देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,000 करोड़ का, स्टॉक पी जो है 63 का है, इंडस्ट्री पी 39 का है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि IPO में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसको हाइप मिल गई थी, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी भी थी, तो ऐसा मौका कौन ही छोड़ता। तो ROE देख सकते हैं 21% का है, जो कि अच्छा है। ROCE 28% का है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, इसके कॉम्पिटिटर देख लीजिए, KPIT टेक जिसने बहुत ही मैसिव बुल रन किया था। उसके बाद टाटा एलेक्सी भी इसका कॉम्पिटिटर है, खुद की कंपनी है। टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, PV फिनटेक, ओरेकल फाइनेंशियल्स। उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स भी देख लेते हैं, 148, 217, 192, 160, 170, 157, 162, 157। ईयरली नंबर्स पर इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। 2019 से ही नंबर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, 353, 252, 239, 437, 624, 679, 647। तो आप देख ही लीजिए यहीं के आसपास IPO आया था। ये देखिए लिस्टिंग देख लेते हैं, 1 दिसंबर 2023, और यहाँ पे देख लीजिए 679, 647। तो देखिए अभी प्रॉफिट उसी जगह पे है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी सेम ही जगह पे आपको मिलेगा। तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से कंपनी अलग अलग लोगों के अलग अलग कंपनी के साथ, ग्रुप की कंपनी से हट के उनको छोड़ के कहीं बाहर से भी बिजनेस लाने का ट्राई कर रही है धीरे धीरे। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, हमें पता ही है। तो मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाना तो मुझे नहीं लगता कोई भी उठा सकता है, टाटा ग्रुप के ऊपर, ग्रुप के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँगा मिड कैप है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिड कैप होते हुए भी ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कंपनी मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, लगभग 52% प्रमोटर्स के पास है, FIs के पास 3-3.5%, DIs के पास भी 3.5% के आसपास, पब्लिक के पास 37% के आसपास की होल्डिंग है। तो आप देख ही सकते हैं कि हाल में पब्लिक ने अभी बिकवाली भी करी। पब्लिक में भी इसमें देखिए तो TPG राइज ये भी एक बड़ा शेयर होल्डर ही है। तो एक अच्छी कंपनी है। रिजर्व भी देख सकते हैं 1800, 2900, 3100। कर्जा तो मैं क्या ही बोलूँ, इस कर्जे का क्या कोई मतलब ही नहीं है इसको काउंट करने का। कैश फ्लो ही देख लीजिए, फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 294 का है। बहुत ही दमदार बैलेंस शीट है इस कंपनी की भी। और अभी इनका 10 साल का तो डेटा है नहीं, 5 साल का कंपाउंड सेल्स 12% का है, प्रॉफिट 14% का है। तो अभी यहाँ पे तो ज़ीरो नंबर्स ही दिखेंगे आपको, क्योंकि अभी पूरा डेटा है ही नहीं इनका। तो इस कहाँ कहाँ पे काम करती है ये भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज में आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से 22% कमाती है। सर्विसेज ऑटोमोटिव जो KPIT करता है, यानी कि गाड़ियों के, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सॉफ्टवेयर वगैरह ये कंपनी भी बनाती है। अभी तक टाटा ग्रुप्स के ही बनाती थी, अब ये बाहर भी हाथ पैर मार रहे हैं। तो बाहर की कंपनीज के साथ भी जल्दी आपको कई करार दिख जाएंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, संदेह करना तो मुझे नहीं लगता वाजिब होगा। उसके बाद ऑटोमोटिव में देखिए, ऑटोमोटिव से 85% का पैसा कमाती है। नॉन ऑटोमोटिव से लगभग 15% का पैसा कमाती है। कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, UK से 24, इंडिया से 36, नॉर्थ अमेरिका से 20। तो आपने देखा होगा कि कई IT कंपनीज, जो दिग्गज IT कंपनीज होती हैं, उनका जो मेन फोकस रहता है वो अमेरिका ही रहता है। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनी जैसे टाटा टेक्नोलॉजी हो गई, टाटा एलेक्सी हो गई, LTTS हो गया, इन कंपनियों का एक सबसे बड़ा हिडन जो मुझे लगता है अच्छी चीज़, वो ये है कि ये कंपनियां जो है एक फोकस्ड IT कंपनीज है। यानी कि कुछ चीज़ों पे ही ये फोकस करती हैं। ओल्ड जो IT कंपनीज के घिटे पिटे बिजनेस होते हैं सर्विस बेस्ड, वो ये नहीं करती हैं। अब जैसे ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो, और मैं इनकी वेबसाइट भी आपको शायद दिखाऊं।
तो ये कहाँ कहाँ काम करती है, ये देखिए इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी एंड एरोस्पेस। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो एकदम फोकस्ड चीज़ों पे ही काम करती है। केपीआईटी को इतना ज़्यादा हाइप क्यों मिला, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही सॉफ्टवेयर बनाती है, जिस वजह से वो बाकी आईटी कंपनियों से तो बहुत ही ज़्यादा दमदार उन्होंने परफॉर्मेंस निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कंपनी फ्यूचर में मुझे लगता है एक मल्टी बैगर कंपनी हो सकती है। आप देख ही सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, कोफोर्ज, एलटीटीएस, इनकी बात मैं अभी कर ही रहा था। तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, ऊपर से टाटा का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो और क्या ही चाहिए आपको। तो एक ये थी हमारी दूसरी कंपनी। तो आइए हम बात कर लेते हैं हम तीसरी कंपनी के बारे में। तीसरी कंपनी का नाम जो है वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा मोटर्स। तो इस कंपनी को लेने का सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो ऑलरेडी ये अपने हाई से लगभग 30% के आसपास क्रैश हो चुकी है। हालांकि क्रैश होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक साल में क्रैश होने के बाद भी इसके 33% के रिटर्न है, 5 साल में देखिए 377% के रिटर्न है। हाँ, लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि अब ऑटो कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। हालांकि टाटा मोटर्स ने अपने नंबर्स अभी तक पेश नहीं किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर्स ने अपने गाड़ियों के दाम इतने कम कर दिए, महिंद्रा ने इतने कम कर दिए, या मारुति ने इतने कम कर दिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्वेंट्री इनके पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गाड़ियाँ इनकी बिक नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और प्रॉफिट्स कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका शेयर का प्राइस भी नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे जो मुझे ये लगता है कि ये जो है एक शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता ही है कि यूएस में रेट कट हो चुका है, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कई जगहों पर रेट कट हो चुका है। और इंडियन आरबीआई ने हालांकि अभी ये बोला है कि अभी वो और देशों को देख के रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 3 से 6 महीने ज़्यादा ही, अगर मुझे लग रहा है, हाँ मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं एक अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ कि उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये स्टेटमेंट तो दिया है कि अभी वो और कंट्रीज़ को देख के डिसीज़न नहीं लेंगे रेट कट के लिए, लेकिन मुझे लगता है 3 से 6 महीने में तो ये चीज़ होनी ही होनी है। तो उस टाइम पे इन कंपनीज़ का एक बार फिर से टाइम आएगा, क्योंकि कोई भी लोग, अगर आप ही गाड़ी लेने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि आपको लोन के ऊपर गाड़ी लेनी है, अगर लोन अभी आपको मान लीजिए 12% का मिल रहा है और आपको पता है कि 12% के लोन पे आप नहीं ले सकते गाड़ी, और जब आप गाड़ी बुक करने जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई इतना मेरा ईएमआई जाएगा, ये तो आपका बजट नहीं बैठेगा, और आप नंबर्स लिखवा के अपने शोरूम वगैरह में चले जाएंगे, और वही जब 2-3 महीने बाद जब रेट कट हो जाएगा तो वही गाड़ी के शोरूम वाले आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि सर आइए हमारे पास गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोगों के बीच में एक बार फिर से हाइप आ जाएगी लेना कि लोन कम हो गया है, हम ले लेते हैं जल्दी से गाड़ी, कहीं दोबारा ना बढ़ जाए। ये सब चीज़ें पता होती हैं। हाँ, जो ये सब चीज़ें जानता है कि हाँ भाई अब रेट कम और ज़्यादा कम होंगे, वो तो खैर इन चक्करों में नहीं फंसेगा, लेकिन आपको पता ही है कि लोग फंस जाते हैं इन चीज़ों में और आराम से लोन वोन के चक्करों में पड़ के ये सब चीज़ें वो बाय कर भी लेते हैं। और ऊपर से वैसे भी जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो अब लग्जरी चीज़ों की डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख भी रहे होंगे कि रियल एस्टेट कंपनीज एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद अब कुछ टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि कब इंटरेस्ट रेट कम हो और वो दोबारा से अपना जो है ज़बरदस्त तरीके की मार्केटिंग करना फिर से शुरू कर दें। तो इसके बाद आप टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट वगैरह भी हम देख ही लेते हैं एक बार। 3 लाख करोड़ की कंपनी है, ये लार्ज कैप कंपनी है। प्रमोटर्स देख लेते हैं, 42% के आसपास हैं, एफआईएस के पास 20% है, डीआईएस के पास 16% है, पब्लिक के पास 20% है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट रिजर्व भी देख सकते हैं, 84,000 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरिंग भी देख सकते हैं, डेट 1,07,000 करोड़ का डेट है। और कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने कुछ साल पहले कहा भी था कि वो अपने डेट को कम करेंगे। और दूसरी बात, टाटा मोटर्स का जो उनका हैवी व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसको वो डीमर्ज भी करने वाले, उसकी डेट भी थोड़े टाइम में आई जाएगी, क्योंकि ये डीमर्ज मर्जर जैसी जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, इनमें टाइम लगता है। तो वो भी आज ना कल हो ही जाएगा। उसके बाद इसमें और ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और इसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं
कि कोविड के टाइम के आसपास ये कंपनी लॉस में चली गई थी। 2019 में लॉस 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 करते करते यहाँ पे 2600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 31,000 करोड़ का, फिर 34,000 ट्रिलिंग 12 मंथ्स का है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उसके बाद अशोक लीलैंड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स। तो ये कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रकों हैवी व्हीकल्स वाली कंपनीज़ हैं और इसमें तो पैसेंजर व्हीकल भी आता है। तो पैसेंजर व्हीकल और जब उसका डीमर्जर हो जाएगा तब भी एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और आने वाले में शायद रिपोर्ट्स में ये भी खबरें चलती है कि आने वाले टाइम पे शायद वो जैगुआर एंड लैंड रोवर का भी डीमर्जर करके उसको अलग से लिस्ट करेंगे, तो और भी ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। मार्केट शेयर देख लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल में 33% का मार्केट शेयर है, इलेक्ट्रिक बसेस में 47% का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स में 68% का मार्केट शेयर है। हाँ, दूसरी बात ये कि अभी जो इनका मार्केट शेयर है वो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में 68% का, वो डे बाय डे कम ही होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है उसको अर्ली मूवमेंट का एडवांटेज मिला। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना और उसको बनाना और बेचना शुरू किया। काफ़ी प्लेयर्स लेट हो गई। मारुति की तो पहली गाड़ी अभी तक आई भी नहीं है, 2025 या 26 में शायद उनकी पहली गाड़ी आएगी। तो इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्लेयर्स आते जा रहे हैं तो इनका ये मार्केट शेयर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो कोशिश करेंगे ये कि 50% से ऊपर रहे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी 49% का मार्केट शेयर है। उसके बाद मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में भी 58% का है। पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर जो नॉर्मल सीएनजी पेट्रोल वगैरह की गाड़ी होती है उसमें भी 12.5%। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा मार्केट शेयर भी है। व्हीकल फाइनेंस, जैगुआर लैंड वगैरह, ये देखिए ये इनका सबसे बड़ा हाथी है 71% का। कमर्शियल व्हीकल 16%, पैसेंजर व्हीकल 11%। और देखिए बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है, 29%, यूके 12%, रेस्ट ऑफ यूरोप, चाइना, ये इनके बड़े मार्केट हैं। और चाइना में जैसे अभी उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट ने अपने जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह कम किए, तो उस चीज़ का भी इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 13% का मार्केट शेयर भी कोई कम मार्केट शेयर नहीं होता, ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है। यूएस में भी 15% है, तो वहाँ पे भी फेड ने अभी रेट कट किए हैं। तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन हुआ है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, थोड़ा और 2-4 महीने मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर रहे या साइडवेज चले टाटा मोटर्स, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद ये चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी और इंडियन गवर्नमेंट भी आरबीआई भी रेट कट की तरफ चला जाएगा, तो मुझे लगता है एक और बूस्ट इनके लिए तैयार हो जाएगा और वहाँ से फिर ये कंपनी एक और बुल रन के लिए तैयार हो जाएंगी। उसके बाद पैसेंजर जैगुआर लैंड रोवर मैं आपको बता ही चुका हूँ 17%। ये है प्रॉफिट का बात हो रही है यहाँ पे। एसेट ब्रेकअप 17%। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी टाटा मोटर, जिस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को दमदार 377% के रिटर्न दे दिए। तो वीडियो यही 3 स्टॉक्स के बारे में मेरे को आपको बताना था। पहला स्टॉक था हमारा SRF, दूसरा स्टॉक था हमारा टाटा टेक्नोलॉजीज एंड तीसरा स्टॉक था हमारा टाटा मोटर्स। तो ये तीनों स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं और मैं कहूँगा कि इनमें बहुत अच्छे तरह से आपको डीप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी वीडियो देख के, चाहे वो मेरी हो या किसी भी यूट्यूबर की हो, जब तक आप खुद से स्टडी करके इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आप हो सकता है कि आप पैसा कमा लें किसी की वीडियो को देख कर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। तो वीडियो में अभी तक का लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और मेरा ये क्लियर कट अगेन डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड की स्ट्रैटेजी मैंने आपको नहीं बताई है। आपके लिए मैंने ये शेयर सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बताए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। थैंक्स।